दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्पाइन की डिफॉर्मिटी का चल रहा है। हम आज बात कर रहे हैं स्पाइन डिफॉर्मिटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं डोर्सल किफोसिस की बात करेंगे। डोर्सल किफोसिस को समझने की बात करेंगे। हमने बात करी थी एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिथिस, स्पाइन डिफॉर्मिटी, ट्यूमर इत्यादि, बोन की बात या पॉट स्पाइन, ये सब चीज हम कवर कर चुके हैं और हम इसको डोर्सल स्पाइन की बात कर चुके हैं और सर्वाइकल स्पाइन की बात कर चुके हैं। रोटेशन, लैटरल रोटेशन, मॉडिफाई स्कूपर टेस्ट, ये चेस्ट एक्सपेंशन और ये सब चीज समझ चुके हैं। आज हम लंबर स्पाइन ये सब कुछ समझ चुके हैं। आज हम आ चुके हैं डोर्सल किफोसिस में आ चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। समझते हैं डोर्सल किफोसिस क्या होता है, इसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज और इसके इंपेयरमेंट असेसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। कितना परसेंट डिसेबिलिटी और कितना परसेंट इंपेयरमेंट असेसमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। डोर्सल किफोसिस क्या होता है थोड़ा बहुत इसको समझ लेते हैं कि पता होना भी जरूरी है कि होता क्या है। मेरे दोस्तों, डोर्सल किफोसिस का मतलब है कि रीढ़ की हड्डी या उसका जो अपर बैक जिसे हम बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी के पीछे जो हमारा है उसका अपर बैक जो है, यानी कि अपर बैक में के हिस्से में, यानी कि सामान्य से अधिक, यानी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर से ज्यादा उसका वक्रता या उसका गोल हो जाना, जिससे पीठ क्या होती है आगे की ओर झुक जाते हैं, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में कुबड़ा कहते हैं या कुबड़ कहते हैं या उसको हंच बैक कहते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे, मैं कोई यहाँ पर किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, ये कोई शेम की बात नहीं है या किसी चीज को मैं इसको किसी को नीचा दिखाना या किसी को कुछ करना, ये इन सब चीजों का नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि इस सब की प्रॉब्लम होती है। मेरी इन सबसे इस प्रकार की संवेदना है। कोई गलत तरीके से मेरे इन बातों को मत लेना। मेरा समझाने की कोशिश हो सकती है, थोड़ा मेरे समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे बात करते हैं। इसमें आगे की ओर झुक जाता है। तो इस प्रकार के पेशेंट आपने देखे होंगे। मतलब बात करें अगर कि है क्या, तो इसमें समझते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है मतलब सामान्य से ज्यादा की आगे की ओर झुक जाती है। तिरछा बायां भी किसी की होती है या इत्यादि होती है। स्पाइन की डिफॉर्मिटी अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ पर आगे झुकने की बात कर रहे हैं, यानी कि सामान्य से ज्यादा वो झुक जाती है, जिसे ही हम इसको क्या कहते हैं, किफोसिस कहते हैं। या हमारी जो वक्षी जो रीढ़ होती है, जो हमारा वक्षी जो रीढ़ होता है, वह रीढ़ की हड्डी का वह हिस्सा होता है जो छाती के ठीक ऊपर स्थित होता है। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं। जिसको इस प्रकार की डिजीज है, डायग्नोसिस है, इसको समझने की कोशिश करना, ये सारे चीज एक चीज में कवर होंगे, यानी कि डोर्सल किफोसिस में इसकी डिसेबिलिटी या इंपेयरमेंट असेसमेंट जोड़ी जाएगी। अब बात करते हैं, जब पोस्चरल किफोसिस की बात करेंगे, यानी कि खराब मुद्रा के कारण होने वाले जो है किफोसिस होते हैं, यानी कि पोस्चर हमारा होता है, या हमारा किसका हो सकता है, जन्मजात किफोसिस हो सकता है, यानी कि वंशानुगत, बचपन से पैदाइशी हम हैंडीकैप्ड है, पैदाइशी हमको ये डिसेबिलिटी है। तो वहां पर जो है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनिटल किफोसिस कहते हैं, यानी कि जन्म के साथ, जन्म के बाद या जन्म के साथ उसकी रीढ़ की हड्डी के विकास में जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण किफोसिस की प्रॉब्लम होती है। और फिर बाद में बात करते हैं, एक होता है स्क्वायरमैन किफोसिस होता है, स्क्वायरमैन किफोसिस, जिसमें रीढ़ की हड्डी के विकास में समस्या के कारण जो है किफोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें पीठ क्या हो जाता है, राउंड हो जाता है, यानी कि पीठ हमारा गोल हो जाता है, पीठ आगे की ओर झुक जाता है, पीठ में दर्द होता है, पीछे पीठ में जिसका दर्द होता है, या मांसपेशियों में हमारी अकड़न हो जाती है, जकड़न होती है। जिसको भी इस प्रकार की समस्या होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी में जकड़न हो सकती है, अकड़न हो सकती है, आर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जिसको प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों लाल हो सकते हैं, या गठिया जिसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके हाथों में जकड़न या अकड़न हो सकती है। ये उस समय पर होता है जब रात को सुबह का टाइम होता है, सुबह उठने के वक्त आपका शरीर दर्द करता है। जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग हो जाती, धूप आ जाती, चलते फिरते हैं, तो सामान्य तरीके से फिर एकदम ठीक होने लग जाता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। बात करते हैं कारण होते हैं, खराब मुद्रा के कारण रीढ़ की हड्डी के विकास में समस्या हो सकते हैं, या आपके वंशानुगत हो सकता है, या हमें क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी वही कारण हो सकते हैं।
खराब मुद्रा को ठीक करना पड़ेगा, और नंबर दूसरा हमको फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा, और उसके बाद लास्ट उपाय सर्जरी हो सकता है। दोस्तों फिर बता रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना है। मैं कोई यहाँ पर डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन डिसेबिलिटी रूल को समझाने के लिए, डिसेबिलिटी परसेंटेज और इंपैयरमेंट असेसमेंट जो भारत सरकार का है उसको समझाने के लिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। फिर इसमें वो एक होता है डॉक्टर जो इसको एग्जामिन करेगा, जो जांच करेगा, या आपका नर्सिंग असिस्टेंट करेगा, इसमें टेस्ट लेगा, एग्जामिन करेगा, ट्रैक्स टू वॉल करेगा, जिसको हम सेंटीमीटर में इसके नापेंगे। ट्रैक्स टू वॉल क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, अंग्रेजी का शब्द है। ट्रैक्स टू वॉल मतलब एक प्रकार का इस प्रकार का फिजिकल एग्जामिन है, जिसमें एक विशिष्ट हिस्से जैसे ट्रैगस उसकी स्थिति गतिशीलता के मूल्यांकन को नापने के लिए किया जाती है। यानी कि एक मांसल का एक भाग होता है जिसमें प्रयोगदास के सामने ये स्थित होता है। तो यह एक ऐसी जांच है जो ट्रैगस और दीवार को और कितनी आसानी से और कितनी दूर तक ले जाया जा सकता है, जिनकी दीवार में खड़ा करके वो करेगा। यानी कि पीठ आगे की ओर झुकी है तो पीठ दीवार में नहीं मिल पा रही है, तो पीठ दीवार में नहीं, पहले भी मैंने कई सारे ऐसी वीडियो बना रखी है जिसको आपको पता समझा रखा है। एट्रोपिटेबल और एग्रावेटेड में मैंने टॉपिक को कंप्लीट किया है। दीवार में खड़ा करके उसको नापेगा, नाप के या फित्ते से नापेगा कितना वो पीछे जा रहा है, कितना आगे जा रहा है, तो उस प्रकार से नापेगा। यानी कि दीवार की ओर पेशेंट को ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जांच किया जाता है। तो इसको ट्रैगस टू वॉल कहते हैं। तो इन बातों को आपको समझ गए होंगे अब क्या होता करके। अब आगे बढ़ते हैं सीधे। अब जब होता है कि मतलब 15 सेंटीमीटर जब गैप बनता है, यानी कि 15 सेंटीमीटर को नॉर्मल माना गया है इसमें, तो 15 सेंटीमीटर माना जाए तो वहां पर नीलबट्टा सन्नाटा होगा। यानी कि आपको कोई डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपैयरमेंट असेसमेंट नहीं मिल पाएगा। फिर बता रहा हूं कि आपके सामने डॉक्टर के सामने ये सब चीज, उसके MRI स्कैन, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट सारी पड़ी होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर को पता लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि किस पॉइंट में प्रॉब्लम हो, किसकी वजह से वो पीछे नहीं जा पा रहा है या ऊपर सीधा नहीं हो पा रहा है। आगे बात करते हैं 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर। पहले बता रहा हूं कि दोस्तों ये समस्याएं ठीक हो सकती हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आप रिमोटोलॉजी से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको आगे की जानकारी देगा। आगे बात करते हैं 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर की जब भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर इतना अगर वो हो पा रहा है, इतनी समस्या है, इतना गैप बन रहा है, तो वहां पर 5% डिसेबिलिटी या इंपैयरमेंट असेसमेंट मिलेगा। जब 20 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा अगर गैप बन पा रहा है तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि दीवार है, दीवार के सामने मैं हूं, इसका खड़ा मैं, जैसे पीछे मेरा दीवार है, ये दीवार है मेरे पीछे, ये दीवार है, मान लीजिए दीवार है, और ये बैंड आगे की ओर ऐसे झुक गया, इसका शरीर ऐसे नीचे झुक गया। तो अगर झुक गया तो दीवार के ऊपर से ये यहाँ से फित्ते डाल के नापेगा पीछे को, तो इसको पीछे को पुश करेगा, नर्सिंग असिस्टेंट पीछे पुश करेगा, सामने डॉक्टर होगा, पुश करेगा, तो नहीं मिल पा रहा तो प्रॉब्लम है, तो वहीं पर वो सेंटीमीटर नापेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा का अगर गैपिंग बन रहा है, तो वहां पर जो है 20% सीधे डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपैयरमेंट असेसमेंट मिल पाएगा। तो मेरे दोस्तों ये आपका डाउट क्लियर होगा। एक बार और समझा देता हूं कि 15 सेंटीमीटर का गैप बन रहा है तो नीलबट्टा सन्नाटा, अगर 15 से 20 सेंटीमीटर का बन रहा है गैप तो यहाँ पर 5% डिसेबिलिटी, अगर 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बन रहा है तो डायरेक्ट 20% से ज्यादा डिसेबिलिटी और इंपैयरमेंट में असर है। फिर मैंने आपको बता दें जिनको भी इस प्रकार की डिजीज या डायग्नोसिस होती है, डायग्नोस किया गया है जिसको डॉक्टर ने, तो वहां पर डिसेबिलिटी परसेंटेज जरूरी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, वहां पर जो है समस्या उसकी ज्यादा हो सकती है। तो समस्या ज्यादा होने से उसके हर प्रकार के एग्जामिन होंगे जिससे डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपैयरमेंट असेसमेंट उसका बढ़ जाता है। बात करते हैं द परसेंटेज ऑफ इंपैयरमेंट टू बी टेकन फॉर द मोस्ट इफेक्टेड पैरामीटर एग्जामिन। द मोबिलिटी ऑफ स्पाइन, यानी कि उसके फ्लेक्सिबिलिटी कितनी स्पाइन में, शुड बी द कोऑर्डिनेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रक्चर रेडियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि जो रेडियोलॉजिकल चेंजेस आ रखे हैं, और द फॉर्म द स्क्वायरिंग ऑफ द वर्टिब्रा। बात कर रखी है हमने नॉन बाइंडिंग, यानी कि नॉन बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ऑफ द, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बम्बू स्पाइन भी बोलते हैं। एक शब्द और आता है जिसे हम लोग बम्बू स्पाइन भी बोलते हैं, इसको सिंपल भाषा में, यानी कि बम्बू स्पाइन की बात भी हो रही है, लीडिंग ऑन टू द बम्बू स्पाइन, ठीक है ना। असेसमेंट ऑफ द पेरिफेरल आर्थराइटिस भी बोलते हैं, विल बी बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट में कितनी ज्यादा इंजरी हो रखी है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपैयरमेंट असेसमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर स्पाइन की जितने भी डिफॉर्मिटी हो उसको हमने कंप्लीट कर रखा है। आगे जो भी हो थोड़ी और बच जाएंगी, जैसा मेरा टॉपिक आगे कवर होते रहेगा वैसी चीजें आपकी भी प्रॉब्लम हो या आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं वीडियो आपको बना के आपको बताया करूंगा, जरूर आपको बताऊंगा जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।